नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह सचिव और कैबिनेट सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी ली। पीएम ने बैठक में वैक्सीनेशन पर खास जोर देने का निर्देश दिया, साथ ही नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की टीकाकरण के मोड को आगे चलाएंगे। आपको बता दें कि देश भर में 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। और जरा छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 2,502 नए मरीज सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। 102 पेशेंट स्वस्थ भी हुए। 31,071 टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी दर 8.5% तक पहुंच गई। रायपुर में 830, बिलासपुर में 335, कोरबा में 246 मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 227, दुर्ग में 201, जांजगीर में 190 मरीज। छत्तीसगढ़ में 15,446 एक्टिव मरीज हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, आज जरूर मरीज कम है रायपुर के अंदर, या ये कहें कि टेस्ट कम थे इसलिए मरीज कम मिले? देखिए, संक्रमण दर की बात की जाती है तो प्रदेश का जो संक्रमण दर है, टेस्ट कम होने के बावजूद भी संक्रमण दर ज्यादा है। और कल 7.43% जो संक्रमण दर था वो 8.5 पहुंच गया है। इसका मतलब है कि संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। रायपुर में भी इसी तरह का संक्रमण दर बढ़ा हुआ है। कल 15 से ज्यादा आज संक्रमण दर पाया गया है। लेकिन ये देखेंगे कि जो आज डाटा आया है उसमें ये देखेंगे कि अधिकतर जो 35, 40 और 36, 32 साल की उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही थी उसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। एक जो डाटा आया है उसके हिसाब से 2 या 3 साल का और 1 साल के बच्चे भी उसमें संक्रमित लिस्ट में आए हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों में, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बच्चों में, युवाओं में, बड़ों में, किशोरों में, बुजुर्गों में, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हो या किसी तरह से उनके अंदर संक्रमण आया हो, वो बीमार पड़ रहे हैं। खास बात इसी पे ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों के लिए तत्काल जो इलाज मुहैया कराया जाए और उन्हें आइसोलेट किया जाए। बाजारों की स्थिति देखेंगे तो उस तरह से अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इन सब चीजों पे मॉनिटरिंग करने होगी, खुद लोगों को जागरूक करना होगा। और ऐसे में जब कल बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है तो जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित है, 60 साल से ऊपर है, या जिनको स्वास्थ्य विभाग टारगेट ग्रुप में शामिल किया है, उन्हें जल्दी से जल्दी अपना बूस्टर डोज लगवा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो 9 महीने या 39 सप्ताह से ज्यादा का समय उन्होंने पार कर लिया है कोरोना के दूसरे डोज लिए हुए, वे अब बूस्टर डोज के जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी सेंटर तक पहुंचा करके वो वहां पर वैक्सीनेशन को कराना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति है कि लगातार जो संक्रमण है, बार बार लॉकडाउन और तमाम चीजें जो प्रयास करने के बाद में, नाइट कर्फ्यू के बाद में, तमाम पाबंदियां लगाने के बाद में वो नहीं रुक रहा है। रायपुर में 55 कंटेनमेंट जोन बढ़ते हुए बढ़ा दिए गए हैं अब। और इसके अलावा प्रदेश में 150 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो लोगों को जो आइसोलेट करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण नहीं रुक रहा है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या पहले की बजाय दूसरी लहर की तुलना में इस बार कम देखने को मिल रही है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 13,066 सक्रिय मरीजों में 410 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें गंभीर मरीजों की संख्या और भी कम है। अब तक के संकेत हैं कि नई लहर कम घातक है और पिछली लहर की तुलना में लोग ठीक भी जल्द हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच 5 जनवरी को प्रदेश में पहले ओमिक्रॉन मरीज मिलने की पुष्टि भी हो गई। अब तक जो भी संकेत मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते मरीजों के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, क्योंकि बेहद तेज संक्रमण दर, मरीजों में हल्के लक्षण, वेरिएंट की कम सीवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन की कम दर इस बात की पुष्टि करता है। पिछले 12 दिनों में प्रदेश में जितने भी लोग पॉजिटिव आए उनमें करीब 97% मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। करीब 3.12% लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
इनमें भी 1/3 मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के और सामान्य स्थिति में हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती 210 मरीजों में 140 सामान्य हालत में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के हैं, जबकि 178 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर, 47 आईसीयू में, 22 एचडीयू में और 23 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, यानी करीब 2% मरीज गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 13,000 से अधिक के पॉजिटिव केसेस हैं जो कि एक्टिव हैं भी। इनका घर में रहकर सामान्य रूप में उपचार हो पा रहा है, क्योंकि सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, गले में खराश का उपचार घर में हो सकता है। घर में रहते हुए हमें पूरी सावधानी रखना है, मास्क लगा के चलना है ताकि घर में लोगों को ये बीमारी ना फैलने पावे। लगभग 410 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी हमारे पास में 19,225 बिस्तर। ओमिक्रॉन के दुनिया भर में दिखे ट्रेंड के आधार पर छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर के पीक में हर दिन करीब 1.5 लाख नए मरीज सामने आने की संभावना जताई जा रही है। तब हॉस्पिटलाइजेशन रेट 2 से 5% के बीच भी रही तो मौजूदा तैयारी के आधार पर उस चुनौती से निपटा जा सकता है। राजधानी रायपुर में होम आइसोलेशन और मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी की माने तो फिलहाल होम आइसोलेशन में तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अस्पताल में वही मरीज भर्ती हो रहे हैं जो या तो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर जिनके घर पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अभी ये जितना थोड़े दिन में केसेस आ रहे हैं वो सेल्फ लिमिटिंग हैं, जो हम होम आइसोलेट करके, होम मॉनिटरिंग करके जिनको हम रख पा रहे हैं। बेसिक मेडिसिन सिम्टोमेटिक हम दे रहे हैं और 7 से 10 दिन का होम आइसोलेशन उनको दिया जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल शिफ्टिंग बहुत कम है, होम मॉनिटरिंग में ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो उसके लिए तैयारियां हमारी ये है कि कंट्रोल रूम में थोड़े मैन पावर हमने बढ़ा दिए है ताकि डेली की डेली सभी लोगों को हम होम मॉनिटरिंग करा सकें। कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग गए हैं या जिनकी संक्रमण क्षमता सहने की काफ़ी अच्छी है, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। जिन्होंने सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन किया है उनको भी संक्रमण की तीव्रता तीसरी लहर में कम रहेगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को पहले से बीमारी है, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी के लिए दवाएं खा रहे हैं, उनको शायद अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी ऐसे मरीजों को संक्रमण की तीव्रता कम है और वो 7 से 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो पा रहे हैं। वहीं राहत की बात एक और ये भी है कि दूसरी लहर की तुलना में इस बार कोरोना मरीज ठीक भी जल्दी और बहुत कम दवा में हो रहे हैं। दूसरी लहर में होम आइसोलेशन में ठीक होने में 15 से 20 दिन लग रहे थे, लेकिन इस बार मरीज 7 से 10 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी बदलाव कर इस बार 2 से 3 दवाएं ही लोगों को खाने के लिए दी जा रही है। राजेश राज के साथ IBC 24 रायपुर। और रायपुर में कोरोना संक्रमण की दर 15% तक आ गई है। इसके बावजूद संडे मार्केट में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। वहीं मॉनिटरिंग के लिए ना तो कोई अधिकारी जाता है और ना ही चालानी कार्रवाई के लिए निगम का कोई अमला तैनात है। मार्केट का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता विनय वर्मा ने। देश भर में करीब 40% आबादी ऐसी है जो मास्क नहीं लगा रही है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, रायपुर में क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रायपुर जिला प्रशासन ने एक नियम जारी किया है जिसके तहत कहा गया है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। ये पूरी तरह हर एक दुकानदारों को समझा दिया गया है कि जब तक कोई ग्राहक मास्क नहीं लगा के आता आप सामान दीजिए, उसके लिए मुफ्त जो उनको मास्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो मास्क है वो बेचे भी जा सकते हैं। लेकिन स्थिति देखिए, न केवल दुकानदार मास्क नहीं लगाए हैं और ऐसे में जब संक्रमण फैलता है तो तेज़ी से फैल रहा है। और ये स्थिति तब है जब रायपुर का संक्रमण दर 15 से ज़्यादा हो चुका है और जब लोग बाज़ार में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, ये संडे मार्केट लगा हुआ है और इस संडे मार्केट में ये कहा गया था कि नियम जो है वो मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो जरूरी करवाना है। लेकिन इस संडे मार्केट के जो मॉनिटरिंग करने के लिए न कोई जिला प्रशासन का अमला है और न ही स्वास्थ्य विभाग का अमला। और ऐसे में जब संक्रमण दर यहाँ से फैलेगा तो वो एक विस्फोटक स्थिति ले सकता है। कैमरामैन लखन साहब के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार से राज्य के साल 2022 और 23 के मुख्य बजट और नवीन मत प्रस्ताव पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बजट तैयारी पर ये मंत्री स्तरीय चर्चा
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सोमवार से 3 दिनों तक होगी। शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार सुबह 11 बजे से मंत्री अमरजीत भगत, दोपहर 12 बजे से मंत्री जयसिंह अग्रवाल, दोपहर 1 बजे से मंत्री उमेश पटेल और दोपहर 3 बजे से मंत्री अनिला भेड़िया से उनके विभागों की बजट तैयारी और नवीन मत प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसी की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेम साय सिंह टेका, मंत्री शिव कुमार डहरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक आरक्षकों को सीएम भूपेश बघेल सौगात देने वाले हैं। उनका प्रमोशन कर उन्हें आरक्षक के समान वेतन भत्ते देने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होते ही सहायक आरक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सीएम भूपेश की इस घोषणा के बाद सहायक आरक्षकों में खुशी का माहौल है। वहीं सरकार ने निर्देश मिलने के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस महानिदेशक अशोक ने विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए हैं। बैठक में सदस्यता अभियान, अगले 3 महीने की रूपरेखा और साल 2023 और 24 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव समेत अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई है। सर, आज मीटिंग हुई क्या? सदस्यता अभियान से लेकर जन जागरण अभियान और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विशेष फोकस दिया गया था, जिसमें जो हम अपने प्रदेश की उपलब्धियों को हमने बताया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख मेंबरशिप रखा है। 2,32,950 सदस्य अभी तक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता और सभी मोर्चे की टीम उत्तर प्रदेश में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार की कमियां गिनाएंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की एक टीम तैयार हो चुकी है। ये 1 सप्ताह के भीतर ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएगी। वहां पर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति से लोगों को अवगत कराएगी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता और मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना तो केंद्र सरकार ने भी की है। छत्तीसगढ़ में किसानों और ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसे उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताएंगे। तमाम जो कमियां छत्तीसगढ़ में है, तमाम जो अराजकता छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, चाहे तमाम प्रकार के यहां पर भ्रष्टाचार है, इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के निर्देशानुसार वहां पर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति को, जो पर्दे के पीछे वास्तविक स्थिति है, उसको उजागर करेंगे। मेरा मोर्चा प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहनें 10 जनवरी के पश्चात यूपी चुनाव में वो प्रस्थान करेंगी और हम बहनों का उद्देश्य ये है कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। नगर निगम और जिला पंचायत नगर पालिका के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की परिषद बनती है, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत के आते हैं ग्रास रूट पे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं बचा रह गया। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाकर क्या बात करेगी वो स्वयं इस बात को जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लेकर आई है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को सरकार 6,000 रुपए देगी, लेकिन इस योजना पर अभी से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। योजना को लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि उन्होंने क्या सभी भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा? क्या प्रदेश में केवल 3.5 लाख ही भूमिहीन किसान हैं? और पूछा कि प्रदेश में 46 लाख किसान हैं, जिसमें से 23 लाख किसान धान बेच रहे हैं, तो बाकी के 23 लाख किसान भूमिहीन हुए हैं। ऐसे में क्या इन सभी भूमिहीन किसानों को सरकार इस योजना के तहत पैसे देगी? साथ ही बीजेपी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तरह इस योजना में भी किसानों के साथ छल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस लोगों के लिए अच्छा करने जाती है, बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। तो ये सरकार हर चीज में
डंडी मारने की, कांटा मारने की, लोगों को भुलावे में रखने का काम करती है। और आज ही घोषणा करें कि जो 6,000 रुपए है वो पूरा उनको एक किस्त दिया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा। तो ये सरकार की घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है क्योंकि 15 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं उन लोगों के लिए। अब जब कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के माध्यम से उनके कर्जे को, किसान के कर्जा को माफ करने के मामले को लेकर, चाहे इस योजना के माध्यम से उनको राहत देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे नाखुश तो होगी। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी जलकर खराब हो गई। दुकान में रखी घरेलू गैस सिलेंडर में हुए धमाके से इलाके में भगदड़ मची। धमाका इतना भयंकर था कि लोगों ने आसपास तक जो क्षेत्र था उसे खाली करवा दिया। लक्ष्मी मार्केट में आगजनी की सूचना मिला था। गैस सिलेंडर रखा हुआ था घर ले जाने के लिए और शॉर्ट सर्किट से जल जाने से उसमें गैस ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड और बल भेजकर उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। बिलासपुर में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। लुटेरी दुल्हन पर 6 लोगों से शादी कर उनकी रकम हड़पने का आरोप है। सरगंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने शिकायत की थी कि 2016 में उसने विवाह संबंधी विज्ञापन दिए थे। उस विज्ञापन के आधार पर निवासी एक युवती ने उनकी पहचान हुई, जिसके बाद दोनों ने सामूहिक विवाह योजना के तहत भोपाल में शादी कर ली। शादी के करीब 2 साल बाद महिला 13,69,000 रुपये सोने चांदी के जेवर और एक अल्टो कार लेकर फरार हो गई। फिलहाल आरोपी दुल्हन खुद दूसरे मामले में राजस्थान के कोटा थाना दादावाड़ी की जेल में बंद है। रायपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई चोर गैंग सक्रिय हैं। ये चोर गैंग एक हफ्ते में 4 थाना इलाकों में करीब 6 से ज़्यादा चोरियों को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा चुके हैं। हालांकि ये चोर गैंग बाहरी है या स्थानीय, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इनका तरीका बहुत ही शातिराना है। ये चोर गैंग अपनी पहचान छिपाने के लिए घर या दुकान में लगे CCTV को तोड़ते हैं, उसके बाद अपने साथ लाए औजारों का उपयोग कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। शहर के उरला, सिलतरा, खमतराई, धरसीवा, DD नगर और सिविल लाइन स्थित एक कार शोरूम समेत एक कुरियर कंपनी और सूने घर में वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो चुके हैं। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और सभी मामलों में जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। तो में संभावनाएं थोड़ी बढ़ती है, तो इसमें गश्त हमारे पॉइंट बढ़ाए गए हैं और पेट्रोलिंग भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्धों की भी चेकिंग के लिए और जो आउटर एरिया है उसमें भी चेकिंग के लिए निर्देश सभी को दिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।